हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। इसी रूप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपको वीडियो की सीरीज में पढ़ा रहा हूँ सीटेट और यूपी टेट की मैथमेटिक्स। देखिए, मैथ में हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासेस में सारी मैथ जो कि न्यूमेरिकल मैथ है वो हमने कंप्लीट कर दी। टोटल 15 टॉपिक वाइज लेक्चर बनाए हैं हमने। जैसे कि आपने जो हमको फॉलो कर रहे हैं देख रहे हो, 15 टॉपिक वाइज लेक्चर में हमने पूरे 15 टॉपिक, आपके 15 ही क्वेश्चन आते हैं मैथ के और 15 आते हैं किस चीज के, पेडागोगी के। ठीक है, तो मैथ के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 15 टॉपिक वीडियो है क्लास 5 से लेकर क्लास 19 तक, और सभी की प्रॉपर नोट्स यानी कि पूरी 15 नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे हैं। जिन्होंने अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, ग्रुप ज्वाइन कर ले। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको हर जगह मिल जाएगा, हमारे इंस्टा पेज पर मिल जाएगा, हमारे फेसबुक पेज पर मिल जाएगा, आप किसी को भी ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा, या हमें पर्सनल आप यूट्यूब में कमेंट कर दें, आपको लिंक दे दिया जाएगा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, तो वहां पर सारी पीडीएफ प्रोवाइड की गई। टोटल 15 पीडीएफ हैं, जिसमें किसी पीडीएफ में 7 क्वेश्चन है, किसी में 9 क्वेश्चन है, किसी में 6 क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चन की 4 से 5 बार पुनरावृत्ति यानी कि आप बार बार रिपीट कर लेते हैं तो आपके 15 मैथ वाले क्वेश्चन में से 12 से 13 क्वेश्चन कोई भी सही होने से नहीं बचा सकता। 100% आप 12 से 13, इवन मैं हम तो वादा कर रहे हैं, अगर आपका थोड़ा दशमलव और ये बटे से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले गए ना तो 14 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं पूरे पूरे, जो हमारा हमने पढ़ाया है। जो लोग आप फॉलो कर रहे हैं हमको, आप जान रहे होंगे हमने किस लेवल से पढ़ाया है। और जैसा कि हमने वादा किया था कि 25 प्लस दिलाएंगे, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी मैथ की पेडागोगी। ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम फिर से जैसा कि मैथ शुरू किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, बिल्कुल लास्ट ईयर जो अभी दिसंबर पे आया है 2019 का पेपर, वहां से शुरू करेंगे। देखेंगे पेडागोगी क्वेश्चन किस तरह आते हैं। अच्छा, एक चीज बता दें, मेरा क्या तरीका होगा पेडागोगी पढ़ाने का। पेडागोगी हम पढ़ेंगे ऐसे कि जैसे आप खुद सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा हम क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं और क्वेश्चन का कैसे आंसर निकालते हैं। बिल्कुल कॉमन सेंस से आंसर निकाला जाता है, आप डरिए मत। पेडागोगी कई लोग डर रहे थे, हमारे बहुत लोग क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप पे करते थे, सर पेडागोगी पढ़ाएं पेडागोगी पढ़ाएं। पेडागोगी इतनी बड़ी चीज नहीं जितना आप डर रहे हैं, जितना आपने उसका हवा बना रखा है। बिल्कुल भी हवा नहीं है, उसको बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ेंगे और आप खुद यहाँ पर आंसर निकालें। हम बिल्कुल ऐसा अप्रोच रखेंगे इस क्लास का पेडागोगी का कि आप उसका आंसर दें और देखिएगा साथ ही साथ सीखते चलेंगे। आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी, बिल्कुल डेली बेस में पीडीएफ मिल जाएगी और रेगुलर क्लासेस चलेगी। आज हमारी पहली क्लास है, आगे से आपकी रेगुलर क्लास आएगी और बहुत जल्द मेरे ख्याल से इसकी क्लास हम पेडागोगी की 5 से 7 दिन, एक हफ्ते के अंदर आपकी पेडागोगी खत्म हो जाएगी, यानी 25 से पहले पहले आपका मैथ का सिलेबस खत्म हो जाएगा। आज देखिए 16 तारीख है, 16 तारीख को ये क्लास आ रही है और 25 तारीख के पहले पहले आपका पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस खत्म हो जाएगा और आप 25 प्लस मार्क्स करने लायक बन जाएंगे। लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, 25 के बाद भी प्रैक्टिस करिएगा, पूरा 30 तारीख तक प्रैक्टिस करते रहिएगा। 30 और 31 को पेपर है आपका और अच्छे से पेपर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ पूरे शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो कमेंट में बताएं आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं, हमें अप्रिशिएशन मिलेगा। और दोस्तों को भी बताएं अपने कि यहाँ पर मैथ की पूरी क्लास पढ़ाई जा रही है। जो हमने वादा किया था आपसे, हम पूरा वादा फुलफिल कर रहे हैं, उसी बेस में हम आपको पढ़ा रहे हैं। पूरा टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आज 2019 का दिसंबर का सेट करने जा रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर यह है। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? बस आप अपने को फील करिए, अगर आप अध्यापक है तो आप इसमें क्या ऑप्शन लगाएंगे। पहला, उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। क्या ऐसा करेंगे क्या अध्यापक? तब तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, आप किसी की गलती छुपा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन सीधे सीधे कट जाता है। दूसरा, उन्होंने मूर्त पदार्थ से विनिमय विनियम समझाएंगे। रोक दीजिए, पहली बात तो कई चीजें लिखी, इनको समझाएंगे। अभी सेकंड ऑप्शन का नहीं पता सही गलत, रोकिए इसको, पहले चारों ऑप्शन पढ़िए। थर्ड, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। क्या आप ऐसा करेंगे? सेम, ये तो पहला और थर्ड ऑप्शन एक ही चीज हो गया। उनको उस समूह रखेंगे जिन्होंने सही किया है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भी गलत कर रहे हैं, यानी कि थर्ड भी कट गया। अब चलते फोर्थ, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। ठीक, अब देखिए दूसरे और चौथे में कंफ्यूजन हो गया। चौथा हो सकता है, लेकिन एक चीज पढ़िए, कक्षा 2 लिखा हुआ है। कक्षा 2 के छात्र का मतलब, अगर आप कॉमन सेंस की बात कर लें, आप उनको बोलेंगे आप सही उत्तर प्राप्त करें, तो क्या वो निकाल पाएगा बच्चा? भाई कक्षा 2 का है, उसने कितना ही सीख रखा है, उसने आप कितना एक बार को, जैसे हम आपको सिखा रहे हैं, आप बड़े हैं, हमने आपको सिखाया और उसके बाद आपने कुछ चीज गलत की, तो हम आपको ये ऑप्शन दे सकते हैं चौथा कि आपको फिर से कह दे, आप फिर से सही उत्तर निकाले, आपको दे सकते हैं। लेकिन कक्षा 2 को नहीं देखते, भाई उसको आया ही कितना है अभी। ठीक है, तो इसी वजह से कक्षा 2 मेंशन किया गया। कई बार यहाँ पर प्राइमरी वर्ड यूज करता है, प्राइमरी कक्षा के लिए। ठीक है, तो इनमें आप कभी भी, अच्छा 2-3 चीज यहाँ पर बताते हैं, प्राइमरी या कक्षा 2 ऐसा वर्ड अगर यूज है, प्राइमरी
या बोल दिया जाए प्राथमिक कक्षाओं के लिए। ये सब चीज आप नोट कर लें, कुछ चीजें बहुत काम आएंगी प्राथमिक कक्षाओं के लिए। या कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की कहीं पर ही ऐसा कुछ वर्ड लिखा हो। कक्षा 2 जैसे यहाँ पे लिखा है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक का कहीं वर्ड लिखा हो, वहां पर आप हर चीज में क्या करेंगे, हर चीज में आपका आंसर होगा हम बच्चों को उसके अनुरूप करने देंगे, पहला चीज। क्योंकि बच्चे अपनी थॉट, वहां पर थॉट डेवलप हो रही होती है। अगर ऑप्शन में कहीं पर भी ऐसा कुछ लिखा है कि बच्चे अपनी थॉट विकसित करें, तो वही ऑप्शन सही होगा। आपको नॉर्मल बता दे, बच्चों की लिखा होगा कि क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने देंगे, बिल्कुल सही होगा। मतलब पूरा तरह से बच्चों के फेवर करेंगे। आप बच्चों को डांटेंगे नहीं, फोर्स नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा लॉजिकली कुछ भी नहीं होगा, इतने छोटे बच्चे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हम बच्चों को उत्तर सही करने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि सेकंड ऑप्शन इसका पूरी तरह से सही हो जाएगा। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। अब मूर्त पदार्थ क्या होता है? मूर्त पदार्थ मीन्स एक ठोस चीज। मूर्त मतलब मृत, जैसे समझ सकते हैं, एक ठोस चीज, एक नॉर्मल चीजें हैं, और उससे हम उनको बताएंगे क्या, विनिमय नियम। मतलब कि एक्सचेंज कर करके बताएंगे, देखो बेटा ये 1 है, ये 5 है, मतलब देंगे, ये लो 5 तुमको दे दिए, ये दे दिया, इस तरह समझाएंगे। 44 क्या होता है उसको थोड़ा थोड़ा समझाएंगे। ये 5 होता है, हमने 5 चीजें उसको दे दी, कोई क्वांटिटी दे दी, 5 पत्थर की चीजें बना ली, वही बोला मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। विनिमय मतलब एक्सचेंज नियम, एक्सचेंज कर करके समझाएंगे कि क्या होता है। तो उससे वो समझेगा, धीरे धीरे उसकी सोच विकसित होगी और वो समझेगा कि नहीं 44 और 404 में क्या फर्क है, वो इस चीज को समझना शुरू कर देगा। वो 2 और 2 जीरो 20 में लिखने में फर्क समझ जाएगा, 2 भी बार एक्सचेंज करना है कि 20 बार एक्सचेंज करना है, उसमें फर्क समझ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 पूरी तरह से सही हो जाएगा। एलिमिनेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको पेडागोगी करने का। एलिमिनेट करिए ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन सही नहीं हो सकता, आसानी से पा जाएंगे आप कौन सही। जैसे पहला और तीसरा यहाँ पर हमने आसानी से एलिमिनेट कर दिया। अब आ रहा है दूसरा और चौथे में कंपेयर करना है। चौथा हमने बता दिया, उसको बिल्कुल किस तरह से उसको सही करने के लिए बोल सकते हैं कि वो बहुत छोटा है, क्या करेगा, वो बार बार गलत करेगा, उसका दिमाग ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा चौथा ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन यहाँ से सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना एक्सप्लेन कर दिया, आगे से भी कोशिश करेंगे ऐसे एक्सप्लेन करते चले। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। प्रतिचित्रण मतलब होता है मैप, मैपिंग समझानी है हमको, मैप के बारे में थोड़ा बहुत बताना है। किसमें बोला? प्राथमिक पाठ्यक्रम में। फिर से देखिए हमने प्राथमिक वर्ड यूज किया ना, प्राथमिक पाठ्यक्रम में हमको मैप समझाना है बच्चों को। तो क्या क्या? पहला ऑप्शन, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना। त्रिविम विचार क्षमता ये होता है कि उसको ऐसा सोच देना कि वो 3D सोच सके, पूरा ओपन माइंडेड 3D सोच सके, चीजों को समझ सके कैसे क्या हो रहा है। 3D समझते हैं आप, मतलब कि चीजों को पूरा वाइड स्प्रेड आप समझ सके, ठीक है। स्पेशियल इसको बोलते हैं, स्पेशियल थिंकिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। सेकंड, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। अनुपातिक विवेचन को, अच्छा जब हमने आपको मैप का क्वेश्चन, हमने मानचित्र का क्वेश्चन आपको कराया तो उसमें हमने आपको बताया था कि अनुपात बताया था कि अगर इसको 1 सेंटीमीटर को लिख दिया जाता है 100 किलोमीटर और बोल दिया जाए 2 शहरों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा? 100 गुणे 10 कर देंगे। तो ये अनुपात ही होता है, 10 और 1 या 1 और 100 का जो अनुपात, इसको अनुपात ही बोलते हैं। तो मैप में अनुपात तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। कैसे भी सिखाएं, थोड़ा तरीका अलग हो सकता है, बट अनुपात सिखाना पड़ेगा। तो दूसरा तो सही है, ठीक है। पहले में विचार करेंगे, अभी रुकिए बताते हैं। थर्ड आइए, विषय को सरल और रुचिकर बनाना। ये तो हर चीज में काम आएगा भाई। ये सिर्फ मानचित्र की बात ना करें आप, प्रतिचित्रण की बात ना करें आप, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, ये आपको करना ही पड़ेगा। सरल और रुचिकर बनाना, ये स्पेसिफिक इसके लिए लागू करें या ना करें इतना इफेक्ट नहीं डालता ये ऑप्शन। चौथा ऑप्शन, संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना। ये भी कुछ खास इफेक्टिव नहीं है। तो देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए सी, ए डी, ए बी, बी सी। अगर क्लियरली देखा जाए तो बी ऑप्शन हमने बोला अनुपातिक तो देना ही पड़ेगा अगर आप मैप समझा रहे हैं। तो बी के साथ आपके साथ ऑप्शन आ रहा है ए, और क्या आ रहा है? सी। बिल्कुल हम बता रहे हैं जैसे आप सोचेंगे वैसे हम सोच के कर रहे हैं। हम चाहे तो आपको आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं, बट हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरा पेडागोगी ऐसे ही चलेगी, आप हमारे साथ तर्क करें, अपना दिमाग चलाएं और कौन सा आंसर होगा साथ साथ लगाएंगे, यही कि यही आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन 3 और ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी हो सकता है और बी और सी हो सकता है। सी में विषय को सरल बनाना, हमने बोला कुछ खास नहीं है, तो आप हर विषय को सरल बना सकते हैं। तो इसमें सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर बोलना, इसमें ऑप्शन सही करना, ये कुछ ठीक बात नहीं होगी। लेकिन पहला ऑप्शन क्या है? त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, यानी 3D उसकी सोचने समझने की क्षमता को इंक्रीज करना। 3D मैप की बात कर रहे हैं ना, तो उसकी जो पूरा सोच सके कैसा क्या है कि अच्छा चीजें ऐसे ऐसे चल रही होंगी, बड़ी हो रही छोटी हो रही है, अनुपात को समझाना। तो ये यहां पर ज्यादा सटीक ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 3 ए और बी ज्यादा सही होगा प्रतिचित्रण को समझाने के लिए। उसकी सोच को विकसित करेंगे त्रिविम, और दूसरा अनुपात समझाएंगे कि भाई ये चीज इतनी छोटी है, मैप में जब इतनी बड़ी है तो मैप में इतना ही छोटा दिखाया जाएगा, इस तरह इसको समझाया जाएगा, अनुपात समझाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप खुद भी लॉजिक लगाइए, बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है पेडागोगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं।
एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं था? तो देखिए अभी अभी अनुपातिक हमने पढ़ा प्राथमिक, लेकिन इसमें 2005 के अनुसार यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा दिया अनुपात को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया था, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है। जैसे कि अभी आप पिछले क्वेश्चन समझ भी रहे होंगे कि यार प्राइमरी कक्षा अनुपात वाला कैसे समझेगा यार, ये कैसे समझ जाएगा जब आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो भले, लेकिन वो ऑप्शन सही था, क्योंकि पेंसिल से समझाना है तो अनुपात समझाना पड़ेगा। इसी वजह से क्या किया गया, 2005 के अनुसार इस चीज को सिलेबस से हटा दिया गया था, अनुपात को सिलेबस से हटा दिया गया था। बाकी चीजें अभी भी चल रही, चौपड़ यानी टाइलिंग समझाई जाती है, आज भी टाइलिंग में होता है एरिया वगैरह निकालना। और सममिति मतलब सिमेट्री, कोई दो चीज सिमेट्री है, ये देखो ये ऐसा ऐसा सेम होना चाहिए दो चीजें। प्रतिरूपण यानी कि पैटर्न बनाना, तो ये अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो अनुपात को 2005 से हटा दिया गया था, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? पहले तो इनकी वर्डिंग्स पर आते हैं, छोटी छोटी वर्डिंग जो दी हुई है। एक है अधिगम मतलब लर्निंग मतलब सीखना, ठीक है। दूसरा आयाम वाले आयत। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं जल्दी जल्दी। आयत का है, तो आयत के लिए हमने जब आपने को क्लास पढ़ा रहे तब भी आपको ने फिगर बनाया था, और यहाँ पर भी हम फिगर बना के ही समझाएंगे आयत की चीजें। देख क्या बोला है, सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। बोला है दो आयत है, मान लिया एक आयत ऐसा है और एक आयत ऐसा है, ठीक है। इसकी लंबाई छोटी चौड़ाई ज्यादा है, आयत तो आयत है, बस दो आयत है, और आपको सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। लंबाई चौड़ाई आपको दिया है, मान लिया दिया भी है 10 और 5, और ये 10 ये 5, लेकिन आपको लंबाई चौड़ाई का सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। और या इसको कुछ और दे दिए, मान लीजिए हम देते हैं, रुकिए इसको दे देते हैं 10 और 8 दे दिया, 16 और 5 दे दिया, ठीक है, ऐसा दे दिया हमने, ठीक है। अब आपको सूत्र का प्रयोग नहीं, क्योंकि वो सेम था तो आप कह दोगे सेम ही सेम दिख रहा है, इसीलिए हमने अलग कर दिया। 10 और 8 दिया है, अब सूत्र के हिसाब से आप बता दोगे 10 8 80, 16 5 80 बराबर, लेकिन आपको सूत्र का प्रयोग करना ही नहीं है बोल दिया। और बताया है कि आप कैसे सिखा सकते हैं कि इन दोनों के क्षेत्रफल समान है। क्या ऑप्शन है, पैमाने से नाप कर क्या करेंगे, नाप कर यही ना मिल जाएगा 10 और 8। क्या पैमाने से आंसर निकलेगा? कभी निकले, क्षेत्रफल तो नहीं निकल सकता। सेकंड ग्राफ पेपर रोक दीजिए, समझाते हैं। थर्ड धागे से आप बता सकते हैं उसका परिमाप क्या है। मान लीजिए ये धागा होता आपके पास इतना, ये हमने तार का एक क्वेश्चन भी किया था, तार को मोड़कर आयत बनाया गया, सेम तार को धागा मान लीजिए, तो तार या धागे से सिर्फ आप क्या निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं, लेकिन क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, तो धागा भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी टाइल बच रहे हैं। अब देखते हैं इनसे कैसे निकलेगा क्षेत्रफल, कैसे निकाला जाता है, ग्राफ से कैसे निकाला जाता है और उससे कैसे निकाला जाता है। चलिए पहले ग्राफ की बात कर लेते हैं, ग्राफ से हम कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, वो इस तरह का कुछ होता है, इस तरह लाइनें खींची होती है, खूब सारी लाइनें होती है, और इस तरह की लाइनें होती है, ठीक है। अब आप क्या करें, इस ग्राफ पेपर में इसको रखें, इस तरह रख जाएगा आके, सपोज मान लीजिए इतना सा रख गया है, ये रख गया है, और आप इसमें ब्लॉक गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक मान लीजिए कवर कर रहा है, और इसको भी उठा के रख दे यहाँ पर, इस तरह यहाँ पर रख दे इसको उठा के, और इसमें गिन ले अगर 8 ब्लॉक कवर कर रहा है, तो भाई जब 8 ब्लॉक इस इधर से ये वाला आयत भी कवर कर रहा है, नीले पेन से बना देते हैं, कलर नहीं दिख रहा होगा आपको, जब ये 8 ब्लॉक कवर कर रहा है और ये वाला फिगर भी 8 ब्लॉक कवर कर रहा है, इसका मतलब कि क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। क्षेत्रफल हमने कल आपको समझाया था, घोड़ा घास चल रहा है या पेंट कर रहा है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। तो सेम जब 8 ब्लॉक बराबर हो गए, तो ग्राफ से आप पता कर सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर है या नहीं, बिना फार्मूले की मेथड से, सिर्फ ग्राफ से पता कर सकते हैं, ठीक। दूसरा आता है टाइल भी सेम यही है। ये मान लीजिए एक टाइल का टुकड़ा है, ये छोटे छोटे टाइल के टुकड़े, आपके पास छोटे छोटे खूब सारे हमने आपको टाइल दे दिए, बच्चे खेलते हैं उसको टाइल बोलते हैं, टाइलिंग उसी को बोला जाता है। छोटे छोटे टाइल दे दिए और इसमें रख के देख लीजिए भाई, मान लीजिए इसमें लग गए कितने 5, इस तरह करके बना लिए 5 5 5 5, मान लीजिए 15 टाइल इसमें लग गए, और आपने इसमें रखना शुरू किया और इसमें भी 15 टाइल लग गए इस तरह कर करके, ठीक है। तो इसका मतलब जब 15 टाइल इसमें लगे और 15 टाइल इसमें लगे, तो इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। यानी कि ग्राफ पेपर और टाइल की मदद से आप क्या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी कहां पर मिलेगा आपको, सेकंड ऑप्शन पर मिला है, सेकंड ऑप्शन का पूरी तरह से सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। गणित में उपलब्धि कम है, कोई बच्चा कमजोर है तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है। पहला, लिंग। क्या जेंडर मैटर करता है कि कोई लड़का है या लड़की या उसका मैथ कमजोर, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी है यार।
कि इंग्लिश आप कह दो आप लड़की हो तो आपकी मैथ कमजोर है। यार लड़कियां भी आईआईटी कर रही हैं, कल्पना चावला और आसमान चंद्रमा तक पहुंच गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि लिंग आपका मैटर करता है कि मैथ आपकी कमजोर है, तो ये तो पूरी तरह से मतलब वेस्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन आइए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मैटर करेगी। रोकिए लेकिन आगे पढ़ते हैं, मैटर करेगी, इस ऑप्शन पर लौटेंगे। थर्ड, गणित का स्वरूप। गणित का स्वरूप क्या मैटर करता है? गणित का स्वरूप मतलब गणित टफ है, किसी को टफ लगती है, किसी को इजी लगती है, किसी को बायो टफ लगती है, हमको बायो टफ लगती है। तो स्वरूप मैटर नहीं करता यार किसी चीज में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड तो गलत हो जाएगा, किसी भी चीज का स्वरूप मैटर नहीं करता। ठीक है, कि कौन कैसा है। लास्ट, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। क्या स्वाभाविक क्षमता पर मैटर करती है? किसी की स्वाभाविक क्षमता ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो इससे क्या मैटर करता है कि उसकी मैथ अच्छी होगी या नहीं? अरे भाई, क्षमता अच्छी स्वाभाविक तो हो सकता है किस फील्ड पर हो, मैथ पर भी हो सकती है, बायो पर भी हो सकती है, फिजिक्स पर भी हो सकती है, बट इससे सिर्फ मैथ अच्छी है बोला है क्या गणित में उपलब्धि कम होने के कारण क्या उसकी स्वाभाविक क्षमता हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। स्वाभाविक क्षमता से मैथ का कोई लेना देना नहीं। तो इससे क्लियर पता चल रहा है ऑप्शन नंबर 2 सही है, लेकिन उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हैं। देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का मतलब क्या है? सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। भाई आपका अगर बैकग्राउंड जो सोशियो कल्चर जो समाज है वहां पर मतलब पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है, मैथ वैथ कोई मैटर नहीं करता, यानी समाज आपका वैसा नहीं है, पृष्ठभूमि आपका बैकग्राउंड खराब है, जैसे पुअर होते हैं तो उनको तो किसी पढ़ाई से नहीं मतलब, ना मैथ से मतलब, तो भाई वो मैटर कर जाती है। आपका जो बचपन है, जो आपका जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि बोले ना, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अगर अच्छी नहीं है आपकी, जो मैथमेटिकल नहीं है, रीजनेबल नहीं है, तर्क संगत नहीं है, तो आपकी मैथ वीक हो जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 पूरी तरह से सही है। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जो उसका बैकग्राउंड रहा है, जो सोशल रहा है, सोशियो कल्चर रहा है, सोशियो कल्चर बैकग्राउंड जो रहा है वो मैटर करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका पूरी तरह से सही है। चलिए 46 पर आते हैं। यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, पढ़ते हैं। पहला, लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग करके। सब लोग इसको टिक मार देंगे, बहुत आसानी से टिक मार देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। रुकिए, क्यों गलत होगा वो बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। कागज की पट्टियों का प्रयोग कैसे किया जाएगा बताएंगे। रुकिए, 4 ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। डाइनिंग बॉक्स का प्रयोग, डाइनिस बॉक्स ब्लॉक्स का प्रयोग, और लास्ट है संख्या चार्ट का प्रयोग। तो एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले संख्या चार्ट क्या होता है? इस तरह की एक रेखा लाइन खींच दें और इसमें देखिए आपको पता हो ना 0 1 2 3 4 इस तरह बना होता है, ये हो गया संख्या चार्ट। ठीक है, तो देखिए 1/4 और 1/3 को समझाने के लिए संख्या चार्ट आपको बहुत टफ टास्क हो जाएगा। निकल आता है लेकिन बहुत टफ टास्क हो जाएगा, इससे निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, उसमें बोला है कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त होगी, तो ये उपयुक्त सबसे अधिक नहीं होगी, बहुत ज्यादा टफ होती है, आप लोग भी कभी यूज करते नहीं। इवन आपसे बोल दे आप निकाल के दिखाओ तो आप नहीं निकाल पाओगे 1/3 1/4 इसके थ्रू। ठीक है, तो ये तो नहीं यूज कर सकते। तो ऑप्शन नंबर चौथा गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा, डाइनिस ब्लॉक होता क्या है? देखिए, आप लोग जब छोटे थे तो हमेशा एक चीज बहुत खेला करते थे, बिल्डिंग ब्लॉक जो होते हैं, जिसको आप लोग हिंदी में बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। ऐसा होता था, इसके ऊपर 4 इस तरह बने होते हैं। इसको 3D अगर हम बना दे, इसकी देखिए 3D बना देते हैं आपको। 3D वैसे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पर 4 इस तरह उठे होते थे, इस तरह टाइप के, और इस तरह खूब ब्लॉक होते थे। फिर आप एक के ऊपर एक रख के बिल्डिंग बनाया करते थे, कभी कुछ खिलौना बनाते थे, कभी बिल्डिंग बनाते थे, कभी कुछ बनाते थे, शेप डिफरेंट डिफरेंट बनाते थे। खूब सारे ब्लॉक इस तरह होया करते थे आपके पास। ठीक है, और इससे आप खेलते थे, इसी को बोला जाता है डाइनिस ब्लॉक। क्या इसकी मदद से आप 1/3 1/4 बना पाएंगे? कभी नहीं बना पाएंगे, यानी कि ये ऑप्शन पूरी तरह से गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी हटाइए। अब आते हैं कागज की पट्टी और लघुत्तम समापवर्तक विधि। लघुत्तम समापवर्तक विधि से ऑब्वियसली पता चल जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है, बट रुकिए, इसको बोला है सबसे अधिक उपयुक्त कौन होगा। क्या बच्चा एलसीएम निकाल पाएगा, लघुत्तम समापवर्तक विधि लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा, उसको क्या पता। इवन आप लोग भी, कई लोग को टफ लगता होगा, कैसे लगाएंगे, ये तो छोटा क्वेश्चन लगा भी लेंगे, बट टफ है, टफ टास्क है। तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा कागज की पट्टी। अब आप बोलेंगे कैसे, करके दिखाएं, तो एक सेकंड रुकिए, आपको कागज की पट्टी से करके दिखाते हैं। देखिए, ये एक कागज है, इसकी हमने एक पट्टी बना ली। सपोज आपको कई बार हमने इस तरह फिगर बना के दिखाया, आज हमको सॉलिड चीज से आपको सिखा रहे हैं कैसे सॉलिड चीज समझाई जाती है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। बच्चे नहीं है हम, बट कैसे पढ़ाया जाता है, ऐसे होता है। देखिए, बोला है ये समझाने के लिए 1/3 1/4 छोटा है, तो 1/4 हमने आपको कई बार बताया, ये एक पूरी चीज है, इसके 4 भाग कर लीजिए तो 1/4 बन जाएगा। तो 1/4 भाग करने के लिए देखिए, इसको हमने 4 भाग में मोड़ दिया है, ये आधा आधा 2 पार्ट हो गए। देखिए 2 पार्ट दिख रहा है साफ साफ, 2 पार्ट हो गए, और इस तरह कर दीजिए एक बार तो 4 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये बन गया आपके 4 पार्ट। ये देखिए, ये हो गया, तो आपके इसको खोल दीजिए, देखिए
4 पार्ट बन गए, 1 2 3 4। और आपको क्या बनाना है, 1/4, यानी कि इस छोटे ब्लॉक को लेना है, इस छोटे भाग को केवल। तो इस छोटे भाग को हम यहाँ पर बना देते हैं फिगर। चलिए, ये हो गया छोटा भाग हमारा, इसको हमने बना दिया, ये यहाँ पर ऐसा बना दिया। ये हो गया मेरा 1/4 पेपर के हिसाब से। क्या हो गया ये 1/4, क्यों? क्योंकि इसके हमने 4 भाग किए, 4 भाग में सिर्फ हमने 1 भाग ड्रा किया है। अब बात करते हैं 1/3 की। तो 1/3 ड्रा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 इक्वल भागों में बांटना पड़ेगा। 3 इक्वल भाग आपको फिर अंदाजा लगाने पड़ेगा, जैसे इसके 3 भाग में बांट देते हैं इसको हम। ये लीजिए, बढ़ गया 3 भाग में इक्वली, ठीक है। तो 3 भाग में बांट दिया हमने, 3 इक्वल भाग में। देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 भाग में बढ़ गया। अब 3 भाग में 1 भाग केवल आपको लेना है, ऊपर जो लिखा होता है वो लेना होता है। देखिए 1/3 बना देते हैं। अब 1/3 यहां पर बनाते हैं। ये बन गया हमारा क्या, 1/3। अब आप बताइए 1/3 छोटा है कि 1/4? दूर से बता देंगे 1/4 छोटा है, 1/3 बड़ा है। तो ये होती है कागज की पट्टियों का प्रयोग। कागज की पट्टियों का प्रयोग करके आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। और यही एक सिखाने की जो बेसिक सिखाने की होती है, छोटे में ऐसे ही सिखाया जाता है। ये होता है अधिगम का एक सही तरीका। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 पूरी तरह सही हो जाएगा। अब तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, आप होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही पढ़ाएंगे पेडागोगी, मजा आएगी। चलिए 47वां क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक पाठ्य योजना बनानी है, उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा नॉर्मल लैंग्वेज में, समझिए। ऑप्शन 1, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, यानी कि पाठ्य पुस्तक में लिया होगा चैप्टर 1 में ये पढ़ाना है, चैप्टर 2 में ये पढ़ाना है, चैप्टर 3 में ये पढ़ाना है, चैप्टर 4 में ये। क्या ये सही अनुक्रम होगा? यार बिल्कुल लॉजिकली ही गलत है। आप एक तरह से नियम पढ़ाने बैठ जाओ बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो ये कोई सेंस ही नहीं बनता है। छोटे बच्चों को ऐसे पढ़ा ही नहीं पाओगे। देखो हम इस तरह पढ़ा रहे हैं, तो आप एक तरफ से पढ़ाने की तो बात ही नहीं कर सकते कि आप पहला चैप्टर पढ़ाओ फिर दूसरा पढ़ाओ फिर तीसरा, यानी कि यही बोला ना पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा सीधा सीधा। सेकंड चलते हैं, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। गणित की जो संकल्पनाएं हैं, यानी कि जो गणित के जो कॉन्सेप्ट है, संकल्पनाएं मतलब जो कॉन्सेप्ट है, गणित के जो कॉन्सेप्ट है यानी रूल है, उनको क्या करना, संरचनात्मक ढंग से उनको प्रस्तुत करना, उनको रूल सिखाने का नहीं, मतलब एक अपने तरीके से रूल सिखाइए उनको, संरचनात्मक क्रिएटिव तरीके से उनको रूल सिखाइए। अच्छा ऑप्शन है, सिखा सकते हैं, बट रोकिए इस ऑप्शन को। नीचे चलते हैं पहले, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। देखिए जबरदस्त ऑप्शन मिल गया। अब तो इसके आगे सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हमने। आपको पहले ही बता दिया, अगर प्राथमिक कक्षाओं की बात कर रहे हैं तो आपको सारे के सारे ऑप्शन कहां पर जाने, बच्चों को दे देने, सारी छूट बच्चों को दे देनी है। ऑप्शन 3 में क्लियरली बोल दिया, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, वे खुद कंसेप्ट करें, जो संरचनाएं हैं वो खुद कंसेप्ट करें, अपने दिमाग में क्रिएटिविटी क्रिएट करें कि ये चीज ऐसी होती है, समझें और उस तरह करें। तो ये पूरी तरह से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जैसे ही ऐसा ऑप्शन देखा करें, सारे ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट कर दिया करें, बिना टेंशन, बिना कोई हिचक का आप एलिमिनेट कर दिया करें। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। अब दूसरा भी जो लग रहा था सही है यार, कुछ समझा सकते हैं उसको, क्रिएटिविटी तरीके से कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, बट ये भी उसके आगे एलिमिनेट होगा, क्योंकि इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ है ही नहीं कि अगर बच्चा खुद करे, उसको आप प्रोत्साहित करें कि आप खुद डेवलप करो कोई चीज, कि बेटा ये गोला है, आप मिट्टी लो, मिट्टी से गोला बनाओ, बेटा ये रेक्टेंगल है, आप कोई सॉलिड चीज बना दो, या बाल्टी बना दो, ये शंकु का आकार बन गया, तिकोना बना दिया। तो ये जब वो खुद करेगा ना तो ज्यादा बेटर होगा कोई भी चीज समझाने के लिए, स्पेशली मैथ। ठीक है, और चौथा ऑप्शन आप पढ़ लेते हैं, वैसे वो भी गलत ही हो जाएगा। अब इसके आगे, क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। क्रियाकलापों को लिखना, आप लोग देखते होंगे 6-7 की बुक जब आपने पढ़ी होगी तो लास्ट में क्रियाकलाप लिखे रहते हैं कि आप ये बनाए वो बनाए, उसके लास्ट में होता है ना चैप्टर, अपने घर में ये चीज, ये सामान ले वो सामान ले, फिर उससे क्रियाकलाप लिखा रहता है, फिर उसमें कुछ बनाए। तो ये थोड़ा बड़े होकर अच्छा लगता है, बट बचपन में जो बोला है प्राथमिक कक्षाओं में तो करना मुश्किल है कि ये बच्चा उस बुक को पढ़े और फॉलो करे कि अब हम ये बना ले जाएंगे। तो इतना दिमाग होता तो फिर वो बच्चा ही क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता? संरचनात्मक मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव, बट कंस्ट्रक्टिव मतलब कोई चीज कंस्ट्रक्ट करना, आप समझ रहे हो, कंस्ट्रक्शन होता है, वैसे कंस्ट्रक्ट दिमाग को कंस्ट्रक्ट करना धीरे धीरे, पर आप उसको क्रिएटिविटी समझ सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी की बात कर रहा है। मतलब निम्नलिखित में से किसे क्रिएटिविटी, गणितीय क्रिएटिविटी का लक्षण नहीं माना सकता है, यानी गणित में क्रिएटिविटी का लक्षण नहीं माना जा सकता। ठीक है, यानी कि 3 होंगे सही, 1 गलत होगा। देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला, गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है।
मतलब क्रिएटिविटी के लिए क्या गणित की भाषा और संवाद जो बताने का तरीका जो हम आपको बता रहे हैं, क्या ये मैटर करता है? ऑब्वियसली मैटर करता है। हम आपको कोई चीज़ सिखा रहे हैं, जो हमारा संवाद है और जो भाषा है हमारी, जो कंस्ट्रक्टिव आपके हमारी और आपकी मेल है, भाषा है, ये मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है। अगर कोई भी चीज आप किसी को जो सिखा रहे हैं संरचनात्मक चीजों के लिए, ठीक है। सेकंड, अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन क्रियाओं को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ। अन्योन क्रिया मतलब बहुत सारी, एक चीज को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे छोटे बड़ा करने के एलसीएम मेथड है, अभी हमने पेपर के थ्रू कर दिया, चार्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो यही लिखा है, अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन क्रियाओं को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ। बिल्कुल समझ सकता है। हम आपको कोई चीज समझा रहे हैं, आप बहुत अलग अलग समझ सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगले ऑप्शन पर पहुंचते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक का मतलब भी समझाएंगे आपको। रुकिए इस ऑप्शन को, चौथे ऑप्शन पर चलते हैं। गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच संबंधों को उजागर किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं, माइंड को कैसे डेवलप करेंगे भाई, गणित साइंस में क्या डिफरेंस है, ये क्रिएटिविटी में अगर आपने नहीं समझाया तो कैसे बच्चा समझेगा। गणित क्यों पढ़ते हैं ये नहीं समझाया तो कैसे समझेगा बच्चा। तो उसको गणित और दूसरे जो पाठ्यक्रम क्षेत्र है, हिंदी इंग्लिश, उसमें मैटर समझाना पड़ेगा हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये भी जरूरी है। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन ही जरूरी नहीं है। अब उसका मतलब समझते हैं क्या था। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग करना। विषय परक का मतलब क्या होता है? विषय परक का मतलब ये होता है जो जरूरत के, विषय मतलब होता है ना, विषय मतलब आप सब्जेक्ट मान लो, जरूरत के हिसाब से उस चीज को समझाना। तो क्या आप इस तरह करके आप कंस्ट्रक्टिव बना रहे हैं? इसको कंस्ट्रक्टिव नहीं बोलते, इसको तो ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। इंग्लिश में विषय परक का मतलब ही ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया कि आप किसी चीज को आप सॉल्व कर रहे हैं, बस उसी चीज को बता दें, ये बेटा ये हो गया खत्म, यानी ये हो गया, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो, खत्म करो, तब तो आप विषय परक बना रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमको कंस्ट्रक्टिव, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको विषय परक नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहे हैं कि सिंपल देखो इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो। हम आपको एक ओवरऑल आपकी थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं कि देखिए आपको पेडागोगी ऐसे करनी है, अगर आप इस तरह करेंगे तो आप ज्यादा अच्छा मार्क स्कोर करेंगे। तो विषय परक पढ़ाना मैथ को पूरी तरह से गलत है। ऑप्शन नंबर 3 पूरी तरह से गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। आप इनको विचार करिएगा जैसे हम विचार कर रहे हैं, और हमारे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है हमारा तरीका। अगर अच्छा लगेगा तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको नहीं पता इस तरह का तरीका, आप बताइएगा कि डायरेक्ट आपको आंसर चाहिए, बाकी ये चीज सीधा बता देंगे, देखो ये चीज गलत है, इसका ये आंसर सही, हम बता देंगे, हमको तो आंसर पता है, बट हम चाह रहे हैं आपकी जो सोचो वो डेवलप, हमारा ये तरीका है, ठीक है। तो आप बताइएगा हमारा तरीका कैसा लग रहा है आपको। अगर कुछ लग रहा है गलत है या कुछ लगे कि हमने गलत कुछ पढ़ाया तो आप कमेंट में जरूर बताइए। आपका कमेंट का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? संरचनात्मक, फिर से वही आएगा, क्रिएटिविटी दृष्टिकोण से की जा सकती है। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, 2-3 बार आ चुका, ठीक है। गणित के तथ्यों को सीखने के बारे में क्या मैथमेटिकल, गणित के तथ्य मतलब सीधा जो फैक्ट है, गणित के फैक्ट सीखना सीधा सीधा क्या रचनात्मक दृष्टिकोण होगा? सीधा सीधा आपको फैक्ट सिखा दिया जाए, देखो भाई आयत का फार्मूला, क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है, देखो भाई आयत का परिमाप ये होता है, सीधा सीधा क्या रटा देना, ये एक रचनात्मक दृष्टिकोण होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हमने आपको क्या ऐसा पढ़ाया कि देखो भाई क्षेत्रफल, हमने आपको मैटर समझाया भाई क्षेत्रफल क्या होता है, जिस पार्ट को हम पूरा पूरा पेंट कर सके, जिस पार्ट को हम एरिया बना दिया घास खा सके, वैल्यूम समझा दिया कि भाई जिस पार्ट में हम पूरा पूरा ऑयल भर सके, पानी भर सके, आपने पढ़ा होगा तो आप जान रहे होंगे। तो जब आप इसको चीजों को समझाएंगे तब ज्यादा अच्छा होगा, ना कि हम सीधा आपको बता दें देखो आयतन का फार्मूला ये होता है, पढ़ लो, बात खत्म, लगा देना। ऐसा करेंगे तो रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा वो, तो ये ऑप्शन गलत हो गया पहला। सेकंड चलते हैं। गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। मैथमेटिशियन आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ। क्या गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार, मतलब जो गणितज्ञ हैं, जो मतलब मैथमेटिशियन है, जो हैं जिनको आती गणित, वो सच्चाई का आविष्कार करें, मतलब वो कुछ ऐसा ट्रूथ दें, क्या ऐसा कुछ उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सच्चाई का आविष्कार वगैरह आता है, साइंस की बात होती है, मतलब क्या चीज सही है क्या चीज, हम गणित क्या करते हैं, गणित सिर्फ कैलकुलेशन करता है, मतलब मैथमेटिकल चीज डेवलप करता है। वो सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्रिएटिविटी नहीं, ये साइंस की क्रिएटिविटी है कि क्या चीज है भाई, ऊपर से कोई पेन फेंक रहा है तो नीचे ही क्यों कर गिर रहा है, तो वो सच्चाई फाइंड करना किसका काम है? साइंस का काम, मैथ का काम नहीं है। मैथ सिर्फ स्पीड फाइंड कर देगा, इतनी तेजी से गिरा, उससे नहीं मतलब कि नीचे गिरा ऊपर गिरा, ये मैटर करता है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सच्चाई उच्चाई का कोई लेना देना नहीं मैथ में, मतलब कैलकुलेशन करना मैटर करता है बस। ये सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना बिल्कुल गलत है।
गणित पूर्णतया विषय परक, अभी अभी बताया लास्ट क्वेश्चन, विषय परक पूर्णतया विषय परक बिल्कुल नहीं है, विषय परक गणित बिल्कुल भी नहीं है। एक कॉमन वे में समझना पड़ता है गणित क्या है, गणित की चीजों को समझना पड़ता है। जब हम छोटे थे तो कई बार हम सोचते थे हम गणित क्यों पढ़ते हैं, हमको केवल पैसे कैलकुलेट करना आ जाए, इसके सिवा हमको जिंदगी में काम ही क्या है मैथ का। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपकी गणित अच्छी है, आपकी तर्क संगत जो आपकी तार्किक जो बुद्धि ना, जो बौद्धिक क्षमता है वो इंक्रीज जाती है। आप किसी भी चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, हर सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। जिसकी गणित अच्छी है उसकी अदर सब्जेक्ट ज्यादातर आपने देखा होगा थोड़ा अच्छी होती है एज कंपेयर। ऐसा तारीफ नहीं कर रहे हैं हम मैथ के टीचर है, बट ऐसा होता है, तार्किक क्षमता अच्छी होती है। ये विषय परक नहीं है, एक तार्किक है, पूरा बौद्धिक है। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। चौथा, मान दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। मान दर्शन होता क्या है? मान दर्शन की इंग्लिश आपको बता देंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। मान दर्शन मतलब होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल सही है, परफेक्टली 200%। भाई विजुअलाइज अगर आप नहीं कर रहे हैं किसी चीज को तो आप बहुत गलत करेंगे। हम हमेशा से मैथ में ये सिखाते आ रहे हैं, लोग नहीं मानते, कई बार फॉलो नहीं करते मेरी बात, रट के चलते हैं, वो विजुअलाइज नहीं करते। क्वेश्चन सोचते, क्वेश्चन पढ़ लिया, फार्मूला रट लो और क्वेश्चन लगा दो और आंसर ले लो। ये बहुत ही गलत तरीका है, ऐसा नहीं होता। विजुअलाइज करिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिए, उसकी फीलिंग को समझिए, तब आप बिना फार्मूले के भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ये एक तरीका होता है मैथ लगाने का। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा पूरा सही। देखिए पेडागॉजी हमको इस वजह से भी ज्यादा इजी लग रही है क्योंकि जो हमारा तरीका है मैथ पढ़ाने का वो पूरा पेडागॉजी पर आधारित है, जो तरीका होना चाहिए। इस वजह से हमें पेडागॉजी हमारे लिए ज्यादा इजी है और समझाना भी ज्यादा इजी है। थोड़ा टाइम लग रहा होगा, शायद वीडियो लेंदी हो रहा होगा, बट अगर आपको अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है तो आप जरूर आप देखेंगे उसको, और हम ऐसे ही पढ़ाना चाहेंगे। आप कमेंट बताइएगा अगर आप ऐसा नहीं पढ़ना चाहते, आपके हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक है, वैसे ऐसा नहीं होगा, पढ़ाएंगे हम अपने हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? अधिगम मतलब लर्निंग। गणित को सीखने के संबंध में क्या चीज सही नहीं, गणित आपको सीखना है, क्या चीज सही नहीं है बताते हैं। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती। अभी स्वाभाविक की बात ऊपर किया था। क्या कुछ भी चीज गणित में गणित की बात छोड़ी, क्या किसी भी चीज में स्वाभाविक होता है? क्या बाय बर्थ कोई चीज कोई लेके पैदा होता है? स्वाभाविक होता है ना, कोई भी, वो भी उत्कृष्ट प्रतिभा मतलब शानदार प्रतिभा। वो तो एक्सेप्शन होता है, आपने टीवी में देखा होगा, चाणक्य के बच्चा पैदा हो गया, उसको सब याद हो गया, एक्सेप्शन अलग चीज है। बट क्या स्वाभाविक कोई चीज होती है? उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है गणित में कोई स्वाभाविक तौर पर? ना, बिल्कुल नहीं कर सकता। हर कोई सीखेगा, एक लर्निंग चीज है, अधिगम करना पड़ेगा उसको, हर चीज सीखनी पड़ेगी, इसी दुनिया पर सीखनी पड़ेगी, वो चाहे गणित हो, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाइल्ड डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। पहले ऑप्शन गलत हो गया, आगे पढ़े ना पढ़े, पढ़ेंगे आपको समझाएंगे, तभी आपको दूसरे ऑप्शन पर उसका फायदा मिलता है। इसीलिए हम ऊपर सारे ऑप्शन समझाते आ रहे हैं, फिर दूसरे ऑप्शन उसका फायदा मिल जाता है। तो यही वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया कि गणित के अधिगम के संबंध निम्नलिखित में क्या सही नहीं है, तो यही सही नहीं है भाई। उत्कृष्ट प्रतिभा स्वाभाविक नहीं होती, कोई भी चीज स्वाभाविक नहीं होता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। जो अध्यापक है और जो सीखने वाले, जैसे आप और हमारे बीच में क्या है, विचारों का अधिगम, जो विचार की जो सीख रहे हैं, विचार जो ट्रांसफर हो रहे हैं, विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। बिल्कुल असर होगा। जो आपके विचार है और उसका परिणाम पर असर नहीं होगा। हमारे विचार आपके विचार के मिल रहे हैं, उसका परिणाम पर असर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर हमारे विचार आपके विचार मिलेंगे तो परिणाम जो रिजल्ट निकलने वाला बिल्कुल सही निकलेगा। नहीं मिलेगा, थोड़ा अलग अलग निकलेगा, तो बिल्कुल सही चीज है। थर्ड आते हैं, विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होगा। बिल्कुल होगा। सामाजिक आर्थिक हमने ऊपर ही बताया, सामाजिक आर्थिक मैटर कर जाता है भाई। आपका कल्चर, अगर जो बैकग्राउंड है, आप बहुत पिछड़े बैकग्राउंड से, तो आपका थोड़ा गड़बड़ होगा। इसी वजह से तो रिजर्वेशन दिया जाता है। जो पिछले बैकग्राउंड के लोग हैं उनको रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है भाई? क्योंकि उनकी जो सामाजिक जो पृष्ठभूमि थी, आर्थिक जो पृष्ठभूमि थी, वो खराब थी। तो इस वजह से उनको हम प्रोत्साहन देते हैं, थोड़ा रिजर्वेशन देते हैं, आर्थिक रूप से भी मदद की जाती है, फॉर्म वगैरह में फीस छूट दी जाती है और मदद की जाती है, पेपर में कट ऑफ कम आता है। तो ये इसी वजह से दी जाती है क्योंकि इसका मैटर करता है। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन क्या हर चीज पर मैटर करता है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तो ये पूरी तरह से सही है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन, विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। बिल्कुल, भाषा का असर क्यों नहीं होगा भाई? प्यार से कोई चीज बताएगा, गणित पर ही नहीं, कोई भी चीज हो, प्यार से जो चीज समझाई जाएगी या कोई कंस्ट्रक्टिव वे से समझाई जाएगी समझ में आएगी। वही चीज डांट के या डंडा लेकर समझाई जाएगी तो नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा भी सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो पहले से गलत था, तो हमने बता दिया, यही बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, पेशेंस रखिए, ऐसे ही सीखिए, मजा आएगी। चलिए, ये क्वेश्चन आया, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को समझाइए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है? आंसर नहीं निकालना है, नीचे ऑप्शन पढ़िए, क्या ऑप्शन सही होगा। ये क्या है? तुलनात्मक जमा है, तुलनात्मक घटा है,
व्यक्लित जमा है, व्यक्लित घटा है। पहले जमा घटा समझ लेते हैं। जमा मतलब बढ़ना, यानी कि इंक्रीज होना, कोई चीज जोड़ना। जमा मतलब जोड़ना है। तुलनात्मक जोड़ है, तुलनात्मक घटा मतलब घटाना है, फिर नीचे जमा घटाने जमा। अब बात करें तुलनात्मक और व्यक्लित क्या होता है। तुलनात्मक, तुलना क्या, यहाँ पर तुलना की जा रही, बिल्कुल की जा रही भाई। मनीष के पास 6 है, मेरे पास उससे 2, तुलना नहीं की जा रही मेरी उससे, तो तुलनात्मक तो 200% हो गया। अब क्या कर रहे हैं, मेरे पास उससे 2 ज्यादा है भाई, 6 में 2 जोड़ोगे तो क्या हुआ, तुलनात्मक जोड़ नहीं हो गया, तुलनात्मक जमा है। पहला ऑप्शन पूरी तरह से सही हो गया। तो ये चीज पूछ रहा था, बस हल्का सा दिमाग लगाना था। ये क्या था, तुलनात्मक जमा था। तुलनात्मक घटा, अगर बोल देता मनीष से मेरी 2 कम है तो हम क्या बोल देते, 6 - 2, तो ये तुलनात्मक घटा हो जाता। ठीक है, व्यक्लित जमा व्यक्लित घटा आगे आएगा, समझाएंगे, अभी इसको रहने दीजिए, जितना है समझते चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक नहीं, 2 क्वेश्चन और बचे। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं। सबसे पहली बात, हिंदू अरबी गणना प्रणाली होती क्या है भाई, बड़ा बड़ा लिखा है हिंदू अरबी गणना प्रणाली, समझ नहीं रहे होंगे, लेकिन ये जो आप गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, ये हिंदू अरबी में ही लिखा हुआ है। अरबी हिंदू मिक्स होके ही ये बनना है। हिंदी आपको पता है, कई लोग को तो हिंदी आती नहीं, हमको भी नहीं आती, शायद लिख पाए ना लिख पाए, कैसे एक लिखा जाता है, हमको भी नहीं आती एक्चुअली, पता नहीं 2 3, हम तो वापस ये लिख रहे हैं, 4 कुछ ऐसे करके लिखा जाता है, 5 हमको भी नहीं आती, ये हिंदी में इतना इस तरह लिखा जाता है, 6 कुछ ऐसे बनता है। तो ये हिंदी हो गया, हिंदी में तो पढ़ते नहीं। देखिए अरबी भी थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन जब हिंदी और अरबी का मिक्स करते हैं तो ये निकल के आती है जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम जानते हैं ना गिनती, ये हिंदू अरबी है, इसी को हिंदू अरबी गणित बोलते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि कौन सा सही नहीं है इस गिनती के लिए, कौन सा सही नहीं, 4 ऑप्शन। अब तो बहुत आसान हो गया, जब हमने आपको बता दी, इसकी बात कर रहे हैं। एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, बिल्कुल बताती है अंक की स्थिति। भाई हम बोल देंगे 3, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि ये 5 से कम है या 2 से ज्यादा है, बिल्कुल बताती है। एक अंक में, अंक की एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, बिल्कुल मान बताती है भाई, उसका मान बताती ही बताती है। या इस तरह समझ लीजिए 45 लिखा है, 45 में क्या 4 की स्थिति उसका मान बताती है, बिल्कुल बताती है। 4 का मान इस समय कितना है, 40 है, और यहीं पर अगर हम आपको 455 लिख देते तो 4 का मान कितना हो जाता है, 400 हो जाता है। इसी को तो बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान सेम वही बोल रहा है, एक संख्या में अंक की स्थिति उसका स्थान, इसका मान बताती है, बिल्कुल सही मान बताती है। अगला, यह योगात्मक प्रकृति का है। ये क्या मतलब, जोड़ जोड़ के बन सकता है, बिल्कुल सही है, जोड़ जोड़ के एक में एक जोड़ दिया, योगात्मक प्रकृति है, बिल्कुल सही है, योग है, योग कर सकते हैं। इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, बिल्कुल गलत, पूरी तरह से गलत। कैसे गलत, आपको 2-3 ऑप्शन आते हैं आपको। अगर आप हमसे मैथ पढ़ रहे थे, आपने हमारा एक लेक्चर देखा होगा, उसमें हमने आपको सिखाया था बाइनरी संख्या से कन्वर्ट करना। किस पे हमने ये चीज सिखाई थी आपको, 11011, और यहाँ पे लिखा था बेस 2, और इसको कन्वर्ट करना था, इस तरह लिखा था, और यहाँ बेस 10 लिखा था। तो हमने बोला था ये क्या, कंप्यूटर लैंग्वेज, इसका होता है बेस 2, आधार इसका बेस 2 होता है कंप्यूटर का। यहाँ पर बोलते हैं इसमें, और इसका बेस 10, जो हम लोग पढ़ते हैं उसका क्या आधार होता है, 10 होता है। तो याद कर लीजिए, हम जो गिनती पढ़ते हैं उसका आधार क्या होता है, 10 होता है। कैसे, दूसरा ऑप्शन कैसे इसको याद करने का, जब भी आप हासिल लेते हैं, जैसे कोई घटाना जोड़ घटाना कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया हमने 4 5, और यहाँ पर लिख दिया 3 6, तो अब 6 तो घटेगा नहीं 5 से, तो आप हासिल लेते हैं यहाँ से, तो कितना हासिल जाता है, 10 जाता है ना। तो हासिल क्यों 10 जा रहा है, क्योंकि इसका आधार 10 है भाई, इस वजह से हासिल 10 जा रहा है। तो इसका आधार क्या होता है, 10 होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आधार 2 लिखा, ये गलत हो गया। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। चौथा, यह गुणात्मक प्रकृति का है, बिल्कुल गुणात्मक प्रकृति का भी है, योगात्मक प्रकृति का भी है, बिल्कुल सारी प्रकृति हमारे इसमें लागू होती है। इसमें गुणा भी कर सकते हैं, जोड़ भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, लेकिन आधार तो 2 है ही नहीं भाई, आधार तो 10 है इसका। कंप्यूटर का आधार 2 होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्ययन के लिए वांछनीय प्रक्रिया चाहिए। जो प्राथमिक के बच्चे हैं उनको ज्यामिति सिखानी, ज्योमेट्री सिखानी है, तो बताइए कौन सी प्रक्रिया हो सकती है। पढ़ते चारों ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बोला है कि जो मूलभूत आकृतियां, यानी कि जो लिमिटेड आकृतियां, उनको केवल समझाना चाहिए। अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि छोटी छोटी ऑप्शन है, बस मूलभूत जो आकृति है केवल उतना सिखा देना चाहिए प्राथमिक बच्चों को। पहला ऑप्शन ये बोला है। दूसरा ऑप्शन, अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों को स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। तो ये भी लगभग पहले जैसा है, मतलब बोला है सरल जो आकृति हैं उनको सिखाना चाहिए और उदाहरण देना चाहिए। बिल्कुल सही हो सकता है ये भी, लेकिन आगे भी पढ़ते हैं क्या है। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक स्थान के अंतर्दृष्टि समझ। ठीक है, जैसे ये ऑप्शन आएगा आपको इसी को मारना है, बाकी सब गलत कर देने। हमने बोला पहले ही ऑप्शन ने, क्वेश्चन ने पहले बता दिया था, प्राथमिक की बात आई और बोल दिया जाए बच्चों को अवसर दिया जाए,
तो पूरी तरह से वही सही हो जाएगा। देखिए 2 ऑप्शन ऊपर के सही लग रहे थे, पूरा लगभग लग रहा था सही हो सकता है, दोनों लग रहे थे सही हो सकता है, लेकिन जैसे ये आया ना तो ये ज्यादा सही है। ठीक है, सही वो थे, लग रहे थे, लेकिन ये ज्यादा सही है। क्या लिखा है, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित। अब ये इतनी टफ लैंग्वेज लिख दिया, आपको लग रहा होगा ये क्या लिखा, इसका मतलब समझिए। दिक् स्थान का मतलब होता है कि डेवलप इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, मतलब होता है, इंग्लिश बोल दिया कहते। ठीक है, जो प्रारंभिक चीज होती है ना, इसका दिक् स्थान मतलब ये समझिए जो बेसिक चीज होती है, बेसिक चीज जो समझ है उसको खुद वो अंतर्दर्शी मतलब अपने हिसाब से समझ के अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से विकसित करें कि भाई ये हम खुद बना रहे हैं, बर्फ का गोला बना रहे हैं, हम एक लाइन बना रहे हैं, हम कुछ बना रहे हैं। तो जब वो खुद विकसित कर लेंगे ना, वो लाइफ टाइम याद रखेंगे उसको। ठीक है, जैसे कि हम आपको बता दें, जब हमने पहली बार कंप्यूटर पढ़ा था, कंप्यूटर में पहली बार पेंट सीखा था, तो पेंट में अधिकतर लोग मोबाइल बनाया करते थे। मोबाइल बनाना आसान होता है भाई, इस तरह लेते थे, एक रेक्टेंगल खींच देते थे और उसमें जाके छोटे छोटे गोले लगा देते थे, इस तरह और कह देते थे मोबाइल बन गया, और एक यहाँ और रेक्टेंगल बना देते, कह देते मोबाइल। कंप्यूटर में पेंट में हमने सबसे पहले ये, कई लोग इसको बनाया करते थे, क्यों? क्योंकि आसान है। तो इसमें हमने क्या क्या सीख लिया, देखिए रेक्टेंगल सीख लिया, वर्ग, यहाँ पर वर्ग सीख लिया, रेक्टेंगल सीख लिया, ओवल सीख लिया। तो जब हम खुद कोई चीज सीखते हैं ना, तो हमको वो ऑप्शन सारे सीख गए। अब हम वो चीज हम सीखना, कैसे कंप्यूटर में रेक्टेंगल बनाना है, कैसे स्क्वायर बनाना है, कैसे ओवल बनाना है, कैसे सर्किल बनाना है, सीख गए। तो हम खुद जब कोई चीज करते हैं ना, तो वो ज्यादा अच्छा मेथड है, हमेशा से अच्छा रहेगा। इससे अच्छा कि हमको टीचर सीधा आके बैठ गया होता, चलो बेटा मोबाइल के लिए अब ऐसा मोबाइल बनाए। मोबाइल ऐसा होता है कि कॉर्नर शार्प होते हैं, ऐसा बनाओ, और उसमें फिर एक एक चीज बताना शुरू करे कि यहाँ पर ऐसा बनाओ, यहाँ पर ऐसा बनाओ, फिर इस तरह। तो भाई वो सीखने में हमको रटना पड़ जाता है और बहुत मुश्किल हो जाती है। या वो तो भाई जैक बताएगा ना कि यहाँ पर स्पीकर होता है, माइक होता है, सब कुछ बनाएगा। अभी हमने क्या कॉमन लैंग्वेज बना दिया जब हम अपने आप सीख रहे थे। तो जब सीखते हैं, तो जब अपने आप सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हर जगह हमेशा मारिएगा इस ऑप्शन को, इस वजह से इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि ये बार बार आएगा। ठीक है, अदर को सेट भी हमने देखे, उसमें भी आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चौथा ऑप्शन देख लीजिए, वो भी गलत ही होगा। प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन सबसे ज्यादा सही था। ठीक है, वैसे चारों ऑप्शन इसमें सही दिख रहे थे। तो ये था। एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट क्वेश्चन आज का हाँ लास्ट क्वेश्चन है। टोटल 15 क्वेश्चन हमने कराए हैं, टाइम बहुत लग गया होगा, बट पढ़े, अच्छा लगेगा आपको। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? गणितीय तार्किक क्षमता का सूचक है, आप इतना ही समझ जाइए फिलहाल निम्नलिखित में से। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए क्या लिखा है, गणितीय संकल्पनाओं को परिभाषा देना की क्षमता, मतलब गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, मतलब उसको परिभाषा समझाना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए, पहला ऑप्शन। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, छोटे से ही परिभाषा सीधा समझाओ, कॉन्सेप्ट समझाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 1 गलत होता है। दूसरा है गणितीय प्रक्रिया को तर्क संगतता देने की क्षमता। भाई ऊपर ही पूछा है क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है, और नीचे बोल दिया गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। तो सीधा सीधा मैच खा गया, सेम क्वेश्चन, तर्क संगतता ही तो देंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका पूरी तरह से सही हो जाएगा। तीसरा है परिकलन में निपुणता की क्षमता, गलत है, ऐसा नहीं है। विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों की स्मरण करने की क्षमता, याद करने की क्षमता, तो कभी बात ही नहीं कर सकते हम जब भी कोई चीज सिखाने की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका पूरी तरह से हो जाए। क्या, जब तर्कणा की बात की जा रही, क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है, तो निम्न गणितीय प्रक्रिया में तर्क संगतता देने की क्षमता। ये आप सिर्फ शब्द से ही पकड़ लीजिए, अब तर्क की बात कर रहे हैं तो तर्क का आंसर ही, तो हम दूर से देख लिए थे, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इस तरह किए जाते हैं। ये था हमारा आज का पेडागोजी का पहला लेक्चर। लेंदी लेक्चर था, बड़ा लेक्चर था, हमें पता है, लेकिन आपने इसमें कई चीज सीखा होगा, आपकी सोच डेवलप हुई होगी कि भाई अब हमको करना है क्वेश्चन को और कैसे करना है। इवन ये भी सोच डेवलप हो सकती है, यार ये टीचर तो बहुत टाइम लगा रहा है, इससे जल्दी तो हम कर सकते हैं, ऐसे सोच के। तो बस हमारा यही मतलब है, आप डेवलप करो अपनी सोच, आप सीखो, आप कर ले जाओ क्वेश्चन, यही तो करना है। पेपर में हम थोड़ी करने आएंगे। तो बस यही हमारा उद्देश्य है इस तरह पढ़ाने का, और आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप पर शेयर करिए, इंस्टाग्राम पर शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे यूट्यूब चैनल को पहुँचाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।